ठीक है जी, स्टार्ट करें। तो अभी थोड़ा ना गांव में थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है ज़्यादा, तो फिर भी जितना हो पा रहा है ट्राई करते हैं। सो अभी के लिए हम लोग कहाँ थे लास्ट क्लास में? तो हमने यूनिट 1 और 2 का थ्योरी कंप्लीट किया, ठीक है ना? हाँ, यस यस, है ना। यूनिट 1 एंड 2 का हमने थ्योरी ब्रीफली कंप्लीट किया है। 3 वाला हमने यूनिट नेक्स्ट बाद में डिस्कस करेंगे। 4 से कंटिन्यू करता हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि ये 4 जो है ना, 1 जहाँ ख़त्म होता है वहीं से यूनिट 4 स्टार्ट होगा, ठीक है? कंटिन्यूएशन में ये जन बाइसनेस कंसिस्टेंसी, तो इसको करवा देता हूँ, फिर हम उस पे आएंगे। तो अभी मैं यूनिट 4 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? यूनिट 4 जो है एस्टिमेशन थ्योरी, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करेंगे यूनिट 4। ठीक है, तो मेनली वही कुछ है ना, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़। बाकी प्रॉब्लम सीट हमने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आप सारे प्रॉब्लम सीट सॉल्व कीजिए। कुछ आंसर की उसमें शायद गलत है, तो आप लोग बताना है ना, कुछ बच्चे बता रहे थे। सो पहले आप सॉल्व करो, फिर डिस्कस करो, ठीक है ना? जितने मैंने जो कल ही बताया था कि यूजीसी नेट के लिए पर्टिकुलरली हमने आपको है ना 1500 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे। यूनिट वाइज हर यूनिट का भी था, फिर एक कंबाइन भी था उस तरह से। पेपर 1 के लिए भी जो एप्टीट्यूड पोर्शन है या रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये जो मतलब पेपर 1 के लिए भी है ना, प्रीवियस ईयर पेपर दिए थे आपको 19 to 25 वाले, तो उसमें 300 क्वेश्चन थे, तो वो भी सॉल्व कीजिए। और जो भी डाउट है वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी के लिए हम लोग थ्योरी कंटिन्यू कर लेते हैं आज। तो एस्टिमेशन में कहाँ से स्टार्ट करना है? तो पहला टॉपिक जैसे अनबायसनेस क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, मेथड ऑफ मोमेंट क्या है, एमएलई क्या है ना, तो ये डिफाइन करते हैं। तो अनबायसनेस से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें मेनली अनबायस्ड एस्टीमेटर की बात करते हैं ना। सो अनबायस्ड एस्टीमेटर क्या होगा? मान लीजिए एन एस्टीमेटर टी, है ना। एस्टिमेटर टी से हम डिनोट करेंगे। तो एस्टिमेटर क्या एक स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक क्या होता है? फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल दैट इज फ्री ऑफ अननोन पैरामीटर। और ये पैरामीटर क्या होता है? किसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो आर्बिट्री कांस्टेंट अवेलेबल है वो पैरामीटर, जैसे नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर एक्चुअली आर्बिट्री कांस्टेंट, तो उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। और तो टी स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक एक फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल x1 x2 xn एंड दैट विल नॉट कंटेन, है ना, एनी अननोन पैरामीटर। जनरली क्या होता है ना, हम लोग ऐसा लिखते हैं। सो जब हम रैंडम सैंपल वर्ड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ऐसा कहता हूँ कि x1 x2 x3 xn दिस बी अ रैंडम सैंपल। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n, है ना, इसका मतलब ये है फ्रॉम पॉपुलेशन विथ डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो f, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब CDF। तो इसका मीनिंग एक्चुअली क्या हुआ? सो इफ एंड ओनली इट इज डिफाइंड लाइक x1 x2 x3 xn दे आर IID रैंडम वेरिएबल कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन f, ऐसा मतलब इसका हुआ। जब हम बोल रहे हैं रैंडम सैंपल है तो इस तरह से है ना, ये होता है। सो जो एस्टिमेटर है या स्टैटिस्टिक हम वर्ड यूज करेंगे, स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक क्या है? अ फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल which does not contain any unknown parameter, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक, ठीक है? तो एस्टिमेटर क्या होता है? तो एस्टिमेटर एक स्टैटिस्टिक ही होता है ना। सो अ स्टैटिस्टिक यूज्ड टू एस्टिमेट एन अननोन पैरामीटर, मान लीजिए थीटा है फॉर एग्जांपल, इज कॉल्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो एस्टिमेटर स्टैटिस्टिक ही है एक्चुअली, ठीक है? तो एस्टिमेटर और स्टैटिस्टिक आप चाहो तो सिनोनिम काइंड ऑफ यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये पैरामीटर क्या होता है? जो वर्ड हम पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं ये क्या होता है? सो पैरामीटर होता है कि एन आर्बिट्री कांस्टेंट
यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, है ना, यूज्ड इन जैसे पीडीएफ या पीएमएफ या सीडीएफ, है ना, ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड पैरामीटर, है ना, ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन। ये जस्ट टर्म डिफाइन कर दे रहा हूँ जो हम अक्सर यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिखते हैं ना, मान लीजिए फॉर समझाने के लिए x1 x2 xn इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर पैरामीटर्स, इसको हम बोलेंगे पैरामीटर्स। एक्स बार अगर मैं ले लूँ जो कि 1/n समेसन एक्स आई है, दिस इज अ स्टैटिस्टिक, इसको आप एस्टिमेटर भी कह सकते हैं ना। ऑल्सो एक्स बार इज एन एस्टिमेटर, ठीक है ना। हाँ, यस यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक, दैट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उसमें, है ना, होल्ड करती है वो डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सो एक्स बार इज, ये मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा दिया है, बाकी किताब में आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन मिल जाएगा, यू कैन रीड देयर। सो एक्स बार इज एन एस्टिमेटर ऑफ म्यू, इवन इफ यू वांट यू कैन यूज एक्स बार एज एस्टिमेटर ऑफ एक्स बार ऑल्सो, ठीक है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है जी, ना तो ओके है। तो अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होगा, अगर आप अनबायस्ड एस्टिमेटर यूज़ करना चाहेंगे तो सिंपल यू नो डेफिनेशन, ना ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, एन एस्टिमेटर टी इज कॉल्ड, यानी एक और वर्ड आता है पैरामीटर स्पेस। तो अगर मैं पैरामीटर स्पेस यूज़ कर रहा हूँ मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ पैरामीटर, है ना, एक वर्ड यूज़ होगा पैरामीटर स्पेस, जैसे सैम्पल स्पेस होता है ना, जिसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ अननोन पैरामीटर थीटा। थीटा या नोटेशन है पैरामीटर के लिए, जैसे म्यू भी पैरामीटर है, लैम्डा भी पैरामीटर, इस तरह से यूज हो सकता है, बट थीटा एक कॉमन नोटेशन यूज कर रहे हैं हम लोग। सो तो अनबायस्ड में क्या, एन एस्टिमेटर टी इज कॉल्ड अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ एन अननोन पैरामीटर। मान लो थीटा ले सकते हो या फंक्शन ऑफ थीटा ले सकते हो, है ना, इफ एंड ओनली इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज इक्वल टू साई थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा। ये जो मैं बिग थीटा नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट एक सेट है वेयर ये जो है ना, यहाँ पे जो बिग थीटा में नोटेशन लिख, दिस इज पैरामीटर स्पेस, मतलब थीटा की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है वो है। तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर का डेफिनेशन है कि हम बोलेंगे टी अनबायस्ड एस्टिमेटर है साई थीटा का, इफ एंड ओनली इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ टी साई थीटा, ऐसा। एंड फर्दर अगर आप यूज़ करेंगे आगे, तो ये अनबायस्ड का डेफिनेशन हो गया। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर अगर मैं यूज़ करूँगा, जैसे इसमें लिखा है, तो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का अगर डेफिनेशन लिखें, और अनबायस्ड एस्टिमेटर में और मे नॉट एग्जिस्ट, कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं या फंक्शन ऑफ पैरामीटर्स हैं जहाँ अनबायस्ड एस्टिमेटर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो ऐसे केसेस भी मिलेंगे। सो इट्स नॉट लाइक अनबायस्ड एस्टिमेटर हमेशा मिलेगा ही, ठीक है ना। सो देयर आर सम केसेस वेयर यू मे नॉट फाइंड एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सम पैरामीटर या सम फंक्शन ऑफ पैरामीटर। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का क्या डेफिनेशन है, तो फिर से वैसे ही है कि एन एस्टिमेटर या और स्टैटिस्टिक भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप चाहो तो एस्टिमेटर के बजाय यू में यूज़ स्टैटिस्टिक, जिसमें बोलो कि स्टैटिस्टिक, ऐसा, तो ये भी चल जाएगा आप। एन स्टैटिस्टिक होगा ना, सो एन स्टैटिस्टिक, सो इंग्लिश देख लेना भाई, क्या होगा, स्पेलिंग बताओ। फर्स्ट होगा ए एन होगा, ए होगा ना, क्या होगा, हाँ ए। अब इंग्लिश उतना, ठीक है, थैंक यू, क्योंकि इंग्लिश ना उतनी अच्छी तो नहीं है मेरी, बट ठीक है। तो स्टैटिस्टिक में ये होगा ना, ओके ठीक है। सो स्टैटिस्टिक टी इज कॉल्ड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। सो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा कब, ऑफ, पैरेलल डेफिनेशन है बस यहाँ पे,
आपने एक्सपेक्टेशन निकाला है, अब आप कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी देखोगे, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आएगा कि स्टैटिस्टिक टी इज कॉल्ड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ अननोन पैरामीटर साई थीटा ही लिख देता हूँ, मतलब जरूरी है कभी थीटा स्क्वायर का कभी थीटा क्यूब का ऐसे निकालना पड़ता है ना, इसीलिए। सो अननोन पैरामीटर साई थीटा इफ एंड ओनली टी कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू साई थीटा, ये है डेफिनेशन इसका। इसका मतलब मैथमेटिकली आप लिखेंगे, और सो फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन जीरो प्रोबेबिलिटी, या मैं जैसे लिखूँ कि that is limit n tends to infinity probability t माइनस साई थीटा लेस देन एप्साइलॉन। तो ये जो आपका अगर लेस देन एप्साइलॉन है तो 1 होगा, मोर देन एप्साइलॉन 0 होगा, फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन 0, ठीक है। सो फॉर एनी एप्साइलॉन यू चूज दिस प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी 1, तब बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। तो जस्ट मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ओके। इसमें कुछ थ्योरम्स भी हैं, जैसे मान लीजिए कंसिस्टेंट क्या होता है, कि क्योंकि डायरेक्ट कई बार डेफिनेशन से क्वेश्चंस करना डिफिकल्ट रहता है, तो हाँ आप चाहो तो टी एन यूज़ कर सकते हो जस्ट टू से कि टी मस्ट कंटेन एन, दैट्स वाई। तो इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ टी एन। टी एन इसलिए जस्ट टी एन से क्या डिपेक्ट होता है कि इसमें एन है कहीं ना कहीं, अदरवाइज टी इज ऑल्सो फाइन, बट है ना, एन इसलिए लिखना ताकि आप एन टेंस में फिफ्टी लगा रहे, तो दैट इज ओके। सो जैसे हम कुछ थ्योरम जैसे आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए स्टैटिस्टिक टी एन दिस इज बी सच दैट कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एन, मान लीजिए थीटा है, या ऐसा बोलूँ कि साई थीटा है, एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ टी एन दिस इज ज़ीरो, ऐसा है। तो क्या बोलते हैं आप, देन इससे ये कंक्लूजन आता है कि टी एन कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू साई थीटा, एंड इसका मतलब ये भी हुआ, एंड दैट ऑल्सो सेज, ये वन वे स्टेटमेंट है, एंड दैट ऑल्सो इम्प्लाइज कि जो टी एन है आपका दैट इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है ना, इसको कई बार वीकली कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, आप देखते होंगे। सो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ साई थीटा। तो इस तरह से कई क्वेश्चंस में ऐसा अगर आप दिखा देते हैं कि ऐसा हो रहा है और ऐसा हो रहा है, तो ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने डिफाइन किया कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, फिर अनबायस्ड एस्टिमेटर, इस तरह से अनबायस्ड कंसिस्टेंट। सो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर कैसे निकालते हैं, एक वे है फाइंड करने का ना। सो इफ़ यू वांट टू फाइंड मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, सो मेथड ऑफ मोमेंट्स एस्टिमेटर जिसको बोलते हैं एमएमई, है ना। तो कैसे डिफाइन करेंगे आप, तो इसमें सिंपल है कि जैसे आपके पास है लेट, मैं कहता हूँ x1 x2 xn एक रैंडम सैंपल है किसी डिस्ट्रीब्यूशन f थे या एफ एक्स से। सो मेनली होता क्या है, आपको क्या करना है, तो कोई ना कोई उसमें अननोन पैरामीटर होगा एफ एक्स में, है ना। सो मतलब समझाने का जरूरत, लेट थीटा बी अननोन पैरामीटर इन एफ एक्स, जो एफ एक्स है उसमें अननोन पैरामीटर है, देन वैल्यू ऑफ थीटा obtained by solving फॉलोइंग इक्वेशन, अभी इक्वेशन लिख दूंगा ना, इक्वेशन या इक्वेशंस इज कॉल्ड मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर। अब ये फॉलोइंग इक्वेशंस क्या है, तो इक्वेशन यहाँ है कि आप आर एथ सैम्पल मोमेंट को इक्वल करेंगे, तो ये आर एथ पॉपुलेशन मोमेंट है, इसको आप इक्वल करेंगे आर एथ सैम्पल मोमेंट के। तो बेटर है मैं एक एक करके लिख देता हूँ। तो फर्स्ट पॉपुलेशन मोमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट सैम्पल मोमेंट। तो अगर सिंगल पैरामीटर है तो इसी इक्वेशन से आंसर आ जाना चाहिए, तो अगले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे नहीं हो पाता है, आंसर नहीं आता है थीटा का, तो यू विल इक्वेट
दिस, ऐसा हो जाएगा। या इन फर्दर यू कैन, आप चाहो तो एक्स क्यूब, एंड ये चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, एज मच एज यू नीड, उतना। तो मान लीजिए एक पैरामीटर है, तो फर्स्ट इक्वेशन से ही आपको थीटा की वैल्यू निकल आएगी। अगर नहीं होता आता तो आप सेकेंड यूज़ करो, ऐसा है। टू पैरामीटर्स हैं तो आपको ये दो यूज़ करने पड़ेंगे, तीन है तो हो सकता है ये तीन यूज़ करना पड़ेगा, बट यू स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऐसा है। तो उससे जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल आपको दूं मैं, कि मान लीजिए ऐसा है x1 x2 xn, समझाने के लिए कि IID यूनिफॉर्म 0 कॉमा थीटा है मान लीजिए। अब आपसे पूछता है कि जैसे मुझे चाहिए मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो हमने क्या कहा कि फर्स्ट मोमेंट को आप इक्वल कर दो 1/n समेसन एक्स आई के, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ई एक्स कितना होता है यूनिफॉर्म जीरो थीटा में, एक्स यहाँ पॉपुलेशन को डिनोट करता है, ठीक है ना। सो एक्स रिप्रेजेंट्स पॉपुलेशन, तो ई एक्स हो जाएगा थीटा बाई टू, है ना यूनिफॉर्म में, और ये है एक्स बार, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 2x बार। तो इसका मतलब है मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा इज एक्चुअली 2x बार, ऐसा। बट वही मैं अगर दूसरा आपको तो बताऊं कि जैसे मान लीजिए ये पहला एग्जांपल है, या जस्ट समझने के लिए मैं क्वेश्चन टाइप का कह देता हूँ कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन अगर होता कि इसी में अगर ऐसा है कि x1 x2 xn, दिस इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म माइनस थीटा टू थीटा। अब आप बताइए मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा इन द पैरेलली, जैसे पिछला क्वेश्चन किया, तो वैसे ही आप मुझे बताइए कि मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर क्या आएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में, सेकेंड वाले में। बताइए जी। So what will be method of moment estimator in this question? Second question. सर यहाँ पे फर्स्ट मोमेंट का आंसर तो जीरो हो जाएगा, तो सेकंड वाला यूज करके उसको सिंप्लीफाई आ करेंगे। जाएगा ना, हाँ हाँ उससे आ जाएगा, हाँ सेकेंड यूज करके आप सिंप्लीफाई करेंगे तो उससे आपका आंसर आ जाएगा।
हो जाएगा ना। सो क्योंकि आप फर्स्ट मोमेंट यहाँ काम नहीं करेगा, जो हम लिख रहे थे ना, पहला हम करेंगे एक्स बार इज इक्वल टू, जैसे हमने कहा एक्स बार इज इक्वल टू 1/n, नहीं तो ई एक्स तो 0 आ जाएगा, तो ई एक्स इज इक्वल टू 1/n समेसन है ना। ये फर्स्ट सैम्पल मोमेंट है, लेफ्ट में फर्स्ट पॉपुलेशन मोमेंट है, तो हमें क्या करना है, पॉपुलेशन और सैम्पल मोमेंट को इक्वल करना है। तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू एक्स बार आ जाएगा, तो यहाँ से थीटा तो आया ही नहीं, तो दिस इज नॉट यूजफुल, देन यूज द नेक्स्ट वन। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने कर लिया होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ई एक्स स्क्वायर क्या आता है, वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर, तो इसका वेरिएंस आएगा बी माइनस से होल स्क्वायर ना, 4θ² / 12 प्लस मीन स्क्वायर, मीन था कितना 0, तो 0 ही हो जाएगा है ना। तो इतना इक्वल टू 1/n समेसन xi स्क्वायर। अब बस यहाँ से ये 3 हो गया, तो θ² बराबर 3/n समेसन xi स्क्वायर। सो थीटा की वैल्यू यहाँ आ जाएगी प्लस माइनस 3/n समेसन xi स्क्वायर। यहाँ चूंकि हम लोग माइनस से प्लस ले रहे हैं, तो थीटा हमारे यहाँ पॉजिटिव है एक्चुअली, क्योंकि है ना नेगेटिव नंबर लेफ्ट में होगा, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव, सिंस थीटा इज पॉजिटिव तो इसका जो एस्टिमेटर होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा जो आप लेंगे होगा 3/n समेसन, अच्छा इसका रूट नहीं लिया ना मैंने, रूट लगाना था, तो यहाँ से आ जाएगा रूट i फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी आंसर आ गया होगा। ओके तो अब एमएलई के जैसे नेक्स्ट है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, ये क्या होता है डेफिनेशन। सो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है ना, तो शॉर्ट में इसको आप एमएलई लिखते हैं है ना, यहाँ जैसे था ये एमएमई होता है शॉर्ट में, तो वैसे ये एमएलई है। तो डेफिनेशन नाम में ही डेफिनेशन है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे ठीक से, तो ये कहता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। ये लाइक्लीहुड क्या होता है, तो जैसे क्या होता है कि मान लीजिए x1 x2 xn ये एक रैंडम सैंपल है विथ PDF FX एंड है ना, मान लो लेट थीटा बी पैरामीटर इन FX, PDF में पैरामीटर होगा। सो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, जॉइंट PDF या जॉइंट PMF, जो भी अब डिस्क्रीट है तो PDF है ना। सो मान लो यहाँ तो विथ PDF या PMF, मैं अगर कह देता हूँ FX, सो ये जस्ट नोटेशन दोनों कॉमन रखते हैं PDF या PMF का। तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन होता है वो जॉइंट PDF होता है इस सैंपल का, क्योंकि दे आर IID तो इंडिपेंडेंट है, तो अलग अलग हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा FXi i फ्रॉम 1 to n ऐसा, ठीक है। सो FXi i फ्रॉम 1 to n, सो दिस इज लाइक्लीहुड फंक्शन, ये थीटा का फंक्शन है, ठीक है ना, दिस इज फंक्शन ऑफ थीटा। तो यहाँ कुछ ना कुछ थीटा होगा जो एक पैरामीटर स्पेस में बिलोंग करेगा। तो होता क्या है, अब डेफिनेशन क्या है मैं लिखा, सो डेफिनेशन ये है, द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेज लाइक्लीहुड फंक्शन, दिस इज कॉल्ड है ना इन पैरामीटर स्पेस। तो पैरामीटर स्पेस इज डोमेन ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन एक्चुअली। सो द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेज लाइक्लीहुड फंक्शन इन पैरामीटर स्पेस, दिस इज कॉल्ड, यहाँ मैं लिखता हूँ इन का मतलब क्या है यहाँ पे है ना, तो यहाँ मतलब ये है कि ये जो थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा, तो वैल्यू ऑफ थीटा दैट बिलोंग टू बिग थीटा पैरामीटर स्पेस है, दैट मैक्सिमाइजेज लाइक्लीहुड फंक्शन इज कॉल्ड एमएलई ऑफ थीटा। तो होगा दिस इज कॉल्ड एमएलई ऑफ थीटा, ये है। तो मतलब पॉइंट ऑफ It's 8 मैक्सिमा, ठीक o'clock. है ना, इसका मतलब ये हुआ दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन इन पैरामीटर स्पेस, दिस इज कॉल्ड एमएलई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो जो भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा लाइक्लीहुड फंक्शन, दैट इज द एमएलई एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये निकालना है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैं पिछला क्वेश्चन ही रिपीट करता हूँ, तो उन्हीं दोनों क्वेश्चन में आप, अभी पहला क्वेश्चन था ना ये, तो इसी को तीसरा कर देता हूँ कि लेट x1 x2 xn इट इज़ IID यूनिफॉर्म 0 थीटा। तो इसमें आपको बताना है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ थीटा क्या आएगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन कर देता हूँ वैसे ही कि लेट x1 x2 xn दिस भी IID यूनिफॉर्म माइनस थीटा टू थीटा, है ना, यहाँ भी थीटा पॉजिटिव है, यहाँ भी थीटा पॉजिटिव है, तो आपको निकालना है एमएलई ऑफ थीटा। तो अभी हमने इन दोनों क्वेश्चन में एमएमई निकाला था, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर निकाला था।
अब आपको निकालने हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। क्विकली आंसर बताइए चैट में या अनम्यूट करके। सर थर्ड वाले में nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक होगा फर्स्ट वाले में सॉरी थर्ड वाले में मैक्सिमम ऑफ एक्स ओके। एंड फोर्थ वाले में वो मॉड xi को लेस देन थीटा लेना पड़ेगा एंड फिर उसमें रेंज लगाएंगे मॉड xn मतलब मैक्सिमम ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक दैट विल बी ml। सो हाँ एक्चुअली इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी है कि यूनिफॉर्म के केस में अगर x follows uniform with a comma b then first order statistic is mle of a and nth order is mle of b। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा nth ऑर्डर ना इस केस में। सर फोर्थ वाले का मैक्सिमम ऑफ माइनस लोवेस्ट ऑर्डर कॉमा लार्जेस्ट ऑर्डर। हाँ उससे है ना, वही बाद में वही हो जाएगा जो आपने बताया इन्होंने कि मैक्स ऑफ मॉड x1 मॉड x2 मॉड xn दोनों सेम ही इक्वल हो जाएगा, मैथमेटिकली जस्टिफाई कर सकते हैं। हो गया सबका, हो गया होगा। तो देखिए इसमें जो है सिंपल, जैसे इन लोगों को बताए तो ज़्यादातर लोग ऑलरेडी पता ही होगा ये कैसे आता है। तो आपको सिंपली इसमें लाइक्लीहुड फंक्शन, अगर मैं थर्ड का सॉल्यूशन लिखूं, जैसे मतलब डेफिनेशन से मैं जस्टिफाई कर देता हूं, तो इसमें क्या आएगा कि ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। जब आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n एंड ईच एक्स आई जो होगा, ईच एक्स आई बिटवीन 0 and थीटा, ये रहेगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/θ⁴n, और यहाँ ईच एक्स आई है ना, फॉर ऑल आई के लिए ऐसा हो रहा है। तो x1 तो मुझे देखो दिस इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, सो वी नीड टू थिंक अबाउट थीटा ओनली, ठीक है ना। तो यहाँ थीटा मोर देन x1 थीटा मोर देन x2, तो ये आ जाएगा थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो लास्टली ये ऐसा है 1/θ⁴n एंड थीटा बिलोंग्स टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक टू इन्फिनिटी। अब आपके पास एक फंक्शन है और उसका डोमेन है, आपको बताना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा। दिस इज अ फंक्शन विथ दिस डोमेन, तो एक फंक्शन है जिसका डोमेन पता है, तो आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाल लो कैलकुलस वाले तरीके से। तो आप यहाँ से अगर देखेंगे लाइक्लीहुड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो यू विल फाइंड ये क्या आएगा, आई थिंक नेगेटिव आएगा, डिक्रीजिंग है, नेगेटिव आएगा। या कुछ लोग लग रहा है अच्छा स्मॉल एल थीटा ले लेते हैं जो कि लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन है, तो उससे भी सेम आंसर आएगा। आप अगर उस वे में जाएंगे तो फिर स्मॉल एल डैश थीटा निकालेंगे तो वो जीरो तो होगा ही नहीं कभी, वो नेगेटिव आ जाएगा। और इससे ये समझ आता है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और डिक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि जब थीटा के स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे तो लाइक्लीहुड फंक्शन लार्जेस्ट होगी, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि लाइक्लीहुड फंक्शन इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, है ना। और यहाँ से भी सेम आएगा। सो स्मॉल लाइक्लीहुड, स्मॉल एल किसको लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन बोलते हैं इसको हम लोग, स्मॉल एल थीटा इज ए लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, सो दिस इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो बाकी प्रॉपर्टी आप जानते हैं, अदरवाइज ये एक तरीका है सॉल्व करने का। दूसरे में दोनों तरीका, जैसे दो लोगों ने बताए, दोनों ने सही बताया, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। एक अप्रोच है कि आप मॉड एक्स आई के थ्रू जाओ, दूसरा है कि आप सीधा सीधा लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लो एंड देन यू सी कि थीटा ऐसे ही आ जाएगा, है ना।
सॉल्व करूँ या समझ आ रहा है? सेम तरीके दूसरा भी हो जाएगा, मैं कहना चाहता हूँ। इसका आंसर जैसे आया है, इसका आया nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, इसका आप ऐसा लिख सकते हैं जैसे मैक्स ऑफ मॉड x1 मॉड x2 मॉड x3 मॉड xn, या जैसे उन्होंने दूसरे ने बताया कि मैक्स ऑफ ऐसा कुछ आएगा माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ऐसा कुछ आता है जी, कॉमा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, चेक कीजिए, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो दोनों दो तरीके से करेंगे, है दोनों इक्वली वैसा है। सो ये इफ़िशेंसी क्या है, तो इफ़िशेंसी अगर आप डिफाइन करेंगे तो जैसे चलिए दो को आप कंपेयर कर सकते हैं, इफ़िशेंसी मेरे लिए यूएम यूवी के साथ कंपैरिजन होता है, लेकिन ठीक है अभी मैं कैसे डिफाइन करेंगे, आई थिंक किसी का माइक ऑन है। हाँ, सो हाउ टू डिफाइन इफ़िशेंसी ऑफ रैंडम वेरिएबल, कैसे डिफाइन करते हैं आप? कंपैरिजन ऑफ एमएससी, कंपैरिजन ऑफ एमएससी, लेकिन यहाँ तो एक ही दिया है ना। मान लीजिए टी का मुझे निकालना है तो किसके साथ कंपेयर करेंगे? टी एक एस्टिमेटर है, उसका मुझे इफ़िशेंसी निकालना है, तो व्हाट विल वी डू? जैसे टी एक एस्टिमेटर है और मैं पूछ रहा हूँ कि आप उसका इफ़िशेंसी बताइए, कैसे करेंगे? यूएमवीवी के साथ। हाँ, यूएमवीयू के साथ कंपेयर कर लेंगे, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है सो कंपेरिजन विद यूएमवीयू। एक मिनट ना, एक मिनट। हाँ भाई बतो बउआ ऑटो ना है पढ़ाबै छौ ना, बतो ना संकावन आबा पर आयल छी मुसरी तक ले हुआ तो पहले कह देना आ जाती पढ़ियारे हम। तू टेम्पू एगो रहले या तू एबा तक ले रहले या तो उतार देलके हम आ रहल छी। आया। ओके जी, तो इसको अगले क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। चलिए घर पे है ना, बहुत सारे घरेलू काम होते हैं तो थोड़ा मुझे भी जाना पड़ेगा, तो अभी कल आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी है ना, मैं कल रांची में भी जाऊँगा, शायद कल क्लास ना हो तो फिर वो क्लास रेगुलर हो जाएगी 2-3 घंटे की जैसे होती थी। तो अभी यहाँ पे ना घर में बहुत सारे काम रहते हैं, तो समझते हो ना, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर वैसा है, तो मैं अभी आता हूँ। तो वैसे ठीक है तो कल आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, अभी मैं आगे बाकी आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए जो दिया गया है वैसा, तो इसके आगे से मैं कल कंटिन्यू करूँगा जी। होगी या नहीं होगी कल? नहीं कल, अच्छा श्योरिटी नहीं है, अगर मैं अगर सुबह ही पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि होता क्या है ना, यहाँ से मेरा घर सीतामढ़ी बिहार में है, तो रात का ही बस जाती है, क्योंकि रात को मैं बस पकड़ता हूँ 6-7 बजे, फिर सुबह वो 6-7 बजे पहुँचाती है रांची, अराउंड 10-12 घंटे का बस रहता है। उधर से भी वैसे ही आता हूँ मैं, ओवरनाइट जर्नी रहती है, तो मैं दिन में बता दूंगा जाने का प्लान होगा तो, नहीं तो फिर नहीं जाऊँगा तो क्लास होगी, अगर मैं जाता हूँ फिर क्लास नहीं होगी। हाँ, तो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा सुबह ही, ठीक है? ओके सर। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू, मैं आता हूँ, मतलब आज की क्लास तो हो गई, अब कल देखते हैं।